हेलो एंड वेलकम। ये है एक खास और स्पेशल शो। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब से मिस्टर अमिताभ चौधरी, जो कि इसके एमडी एंड सीईओ हैं, इन्होंने कारभार संभाला है, तो बैंक में काफी जबरदस्त टर्न अराउंड देखा गया है। चलते हैं सीधे टू द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरी एंड द सक्सेस स्टोरी ऑफ द बैंक। मिस्टर अमिताभ चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। स्वागत थैंक है यू, आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जो चेंज आया है एक्सिस बैंक के, नॉट जस्ट इन नंबर्स बट आल्सो इन परसेप्शन सर। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स अब जो बैंक की तरफ जिस तरह से देखते हैं, जो कॉन्फिडेंस है, उसका क्या कारण रहा? क्या इम्पोर्टेंट आपने चीजें बदलाव लाए जिससे बैंक की अब जो परफॉर्मेंस है और जो छवि है वो दोनों ही स्ट्रांग दिख रही? Well, firstly, Swati, thank you. But I'm not sure that this is happening for the first time since I took over. Axis Bank has had a rich history. Obviously, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया होगा, जिसके कारण आज एक्सिस बैंक वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है कंट्री में, और उसकी प्रेजेंस आज हर देश के हर कोने में है। तो मैं ये श्रेय सबको देना चाहूँगा। बट देखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो कि हमने जो जीपीएस स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, उस पर सस्टेनेबिलिटी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेग था। और अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी, हमने कहा था कि भी हम अपनी पूरी फिलॉसफी, काम करने के तरीके में कंजर्वेटिज्म एक लाएंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, हम उस पर भी चाहेंगे कि हम कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। सो हमारी सोच, हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम मार्केट में कस्टमर्स के सामने कोई भी नेगेटिव सरप्राइज लेके ना आए। हम एक क्रेडिबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी अपने बिजनेस से बिल्ड करें, और अगर हम वो कर सकते हैं, उसका हमें मार्केट से और कस्टमर से दोनों से फायदा मिलेगा। तो पिछले 2 साल में हमने इस चीज पे काफी काम किया है, और ग्रेस ऑफ गॉड हमें काफी प्रोग्रेस भी की है इन स्पाइट ऑफ कोविड, ऑब्वियसली कमिंग इन द वे लिटिल बिट। सो जीपीएस स्ट्रैटेजी हमारा एक कहते हैं प्लेटफॉर्म है, and we continue to build on that. We are very well capitalized. We are continue to evolve. There are a number of transformation programs going on across different parts of the organization. और हमें बहुत इस बात से कॉन्फिडेंस है, और कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि अगर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर लें, आई थिंक एक्सिस बैंक एक और भी उभर के सामने आएगा। बिल्कुल, एक्सिस बैंक उभर के आगे सामने आएगा। क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये दिख रहा है बैंक में। सर, अब मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा जिस तरह से बैंक को अब आगे रोड मैप जो आपने तैयार किया है, जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, हमने पहले भी आपसे बात की थी, तब आपने एक बताया था वर्क इन प्रोग्रेस है, एक स्ट्रैटेजी बन रही है बैंक की, किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो अब हमें वॉच आउट करने चाहिए? कोविड ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शनल पीरियड रहा, बट अदर देन दैट क्या है आगे के इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द बैंक सर? किस तरह से आप देखेंगे बैंक में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आए? देखिए, इसको अगर मैं 3 भाग में बांटना चाहूंगा। एक तो यह है कि आज की तारीख में बैंक की जो स्टैंडिंग हर बिजनेस में, और हम लोग काफ़ी बिजनेसेस में हैं क्योंकि हमारा यूनिवर्सल लाइसेंस है, तो बिजनेसेस काफ़ी हैं, हमारी रैंकिंग हर जगह नंबर 2, 3 या 4 है। तो जस्ट एक एलिमेंट ऑफ ग्रोथ ये है कि भाई आप बैंकिंग इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, आप उसी हिसाब से आप इंश्योर करते रहें कि आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और आप अपनी बेटर ग्रोथ दिखा सकें, तो आप मार्केट शेयर थोड़े बहुत गेन करें। दूसरा, अगर आप स्टेप बैक करें और अपने बिजनेसेस को देखें और ये पूछें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं 3, 4, 5 साल में, और क्या आपके जो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, काम करने का तरीका है, जिस तरह से आपका जो थ्रस्ट एरियाज हैं, क्या वो बेस्ट इन क्लास हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्या आप कस्टमर के सामने एक बेटर प्रोपोजिशन लेके जा सकते हैं। तो जो सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए, वो ये है कि भाई अगर आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम अच्छा कर लिया, तो आपको थोड़ा ही मार्केट शेयर गेन नहीं, आपको ज्यादा मार्केट शेयर गेन मिल सकता है। और तीसरा उसका स्टेपिंग स्टोन ये है कि कल अगर आप अपने आप से ये पूछें कि भाई एक्सिस बैंक किस चीज के लिए वेल नोन है, तो उसमें भी कुछ ऐसे 3-4 चीजें हो सकती हैं जिसके लिए एक्सिस बैंक नंबर 1, बड़े क्लियर नंबर 1 हो सकता है। तो वो तीसरा एक पड़ाव कह लीजिए या स्टेपिंग स्टोन कह लीजिए। तो ये तीनों अपॉर्चुनिटी बैंक के सामने है। गुड न्यूज ये है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत सॉलिड है, और बैंक में ही नहीं, हमारी सब्सिडीज में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम धीरे धीरे, हमारी सोच यही है कि हम मार्केट शेयर कैसे गेन कर सकें। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं।
हमारे डिपॉजिट्स का मार्केट शेयर 4.5 4.6% है, बट मोबाइल बैंकिंग में हमारा मार्केट शेयर 17-18% है, यूपीआई में 19-20% है। तो हमें ये सोचना चाहिए, और हम ये सोच रहे हैं कि कैसे हम कुछ बिजनेसेस में हमारा मार्केट शेयर डिस्प्रोपोर्शनेट हो, हमारा मार्केट शेयर 4 की जगह 10 हो, 15 हो, 20 हो, और अगर हम ये कर सके, ऐसे ही एक्सिस बैंक आगे उभर के आएगा। और हमें लगता है कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बात एग्जीक्यूशन की और स्ट्रेटजी की है, तो उस पर हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और होपफुली उसका रिजल्ट सामने आएगा। राइट, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखने की बात है और उनको इम्प्लीमेंट करने की आप बात बता रहे हैं। अब स्पेसिफिकली आपके नंबर्स और आपकी ग्रोथ के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके की रिकवरी आपने देखी है सिंस लास्ट क्वार्टर, और ऑन ग्राउंड रिकवरीज क्या वाकई इम्प्रूव हुई है, और रियल डिमांड फॉर लोन्स पिकअप हुआ है? कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अपोज्ड टू द अदर्स, और उसके लिए बैंक कैसे पॉइज्ड है? देखिए, अगर हम बिजनेसेस को 3 भाग में बांटे हैं, एसेट साइड पे होलसेल, एसएमई और रिटेल, तो जहां तक होलसेल का सवाल है, वहां कंपटीशन अच्छी कंपनियों के लिए इंटेंस है, इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, और हमारी सोच वहां पे यह है कि किसी भी इंटरेस्ट रेट पे एसेट ग्रोथ दिखाना हमारे लिए, एक्सिस बैंक के लिए शायद सही नहीं रहेगा। हमारा जो लायबिलिटी प्रोफाइल है उसमें हमारे लिए बेटर है कि अगर हमारे पास एक्सेस लिक्विडिटी है, अनलेस एसेट्स किसी प्राइस पे आ रहे हैं, अगर वो उससे लोअर प्राइस पे आते हैं, बेटर है कि हम अपने जो बोरोइंग्स हैं उनको पे डाउन करते रहें। तो हमारी होलसेल में ग्रोथ थोड़ी सी इस स्ट्रैटेजी के कारण म्यूटेड रहेगी। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं आएगी, बट म्यूटेड रहेगी। जहां तक एसएमई का सवाल है, पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम एसएमई बिजनेस में काफी कॉशियस रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पहले स्लो डाउन हुई, फिर कोविड आया। अब आप धीरे स्लोली ग्रेजुअली, अगर आपने हमारे नंबर देखे होंगे, आपको दिखा होगा कि 3rd क्वार्टर में हमने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, और वो मोमेंटम आपको 4th क्वार्टर में भी दिखेगा। तो धीरे धीरे ग्रोथ अब एसएमई साइड में बढ़ने लगेगी। जहां तक रिटेल साइड का सवाल है, दिसंबर हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स था एक्सिस बैंक की हिस्ट्री में रिटेल डिसबर्समेंट में, और वो मोमेंटम हमारा कंटिन्यूड है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, स्पेशली सिक्योर्ड साइड ऑफ द बिजनेस में। तो जहां तक रिटेल लेंडिंग है, या हमारा एक बिजनेस बैंकिंग है जो एसएमई एमएसएमई का जो आप समझ लीजिए वो साइड ऑफ द बिजनेस है, तो वहां पे हमारे रिटेल साइड में मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रांग है, और हमें जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी पिक हो रही है, हमें लगता है कि रिटेल साइड में मोमेंटम अच्छा चलना चाहिए। सो मैंने आपको 3 भागों में बताया कि कहाँ पे ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, बट इसमें मैं जरूर आगे के लिए कहना चाहूंगा कि अभी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से चालू नहीं किया है। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हो जाती है, क्रेडिट ग्रोथ अपने आप पिकअप करेगी और अपने आप अपॉर्चुनिटीज उभर के सामने आएंगी। हमारी जो एसेट ग्रोथ है मिड कॉर्पोरेट साइड में या एमएनसी साइड में, वहां काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जो ग्रोथ जो म्यूटेड है वो हमारे लार्ज जो ग्रुप्स हैं, जो बहुत वेल रेटेड ग्रुप्स हैं, वहां पे है। तो जनरली बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग है, और एक्सिस बैंक, जो मैंने आपको कहा, इतने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें जो भी ग्रोथ आएगी उसका अच्छा शेयर, पहले से बेहतर शेयर मिलना चाहिए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं रिटेल पोर्टफोलियो स्ट्रांग दिख रहा है, बट अभी लार्ज कॉर्पोरेट्स अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर जरूरत है पिकअप इन डिमांड की। सर, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जीएनपी अगर हम बात करें, वो गिरा है 3.44%। एसएमई और कॉर्पोरेट जीएनपी अराउंड 5.1% है एंड 6.17% रिस्पेक्टिवली। क्या आउटलुक होगा आपका एनपीएस को लेकर? क्या एनपीए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 महीने में? क्या ट्रेंड्स रहेंगे, बढ़ सकते हैं या कम होंगे? देखिए, हमारे जितने भी हमने एफर्ट्स किए हैं कलेक्शंस के लिए, दो स्ट्रेटजीज आर पेइंग ऑफ, और हमारा जो अब हमें दिख रहा है कि जो रेजोल्यूशन है वो बेटर है, इम्प्रूव्ड है। हमारा रिकवरीज जो पोटेंशियली रिटर्न ऑफ पूल रिटेल बैंकिंग का प्री कोविड लेवल से था, वहां से भी रिकवरीज अच्छी आ रही हैं। और हमने जो अपनी पीएनएल 3rd क्वार्टर में डिक्लेयर की है, इवन दो आरबीआई ने कहा है कि भाई आप एनपीएम को कॉल नहीं कर सकते, हमने पोटेंशियली उन सबको अपने स्लिपेजेस में दिखा के उन सबके लिए प्रोविजन जरूर क्रिएट किए हैं। हमारे लिए हमने ये कहा है कि जो हमारी स्लिपेजेस थे 3rd क्वार्टर में, 4th क्वार्टर में स्लिपेजेस उससे कम होंगे। सो द पाथ टू रिकवरी पॉजिटिव है। अब केवल अगर जो वरीसम साइन है, या जो जिसके बारे में सोचना है और देखना है और ऑब्जर्व करना है, वो ये है कि जो बोरोअर्स जिन्होंने Q2 और Q3 और कह लीजिए Q4 में जो पैसा रिपे करेंगे, एसएमई साइड में जो ECGLS स्कीम है जहां पे 1.9 लाख करोड़ के अप्रूवल्स आए हैं, जब वो स्कीम में रिपेमेंट चालू होंगे तो बोरोअर्स कैसा बिहेव करते हैं। आई थिंक मुझे ये नहीं लगता कि जितनी भी जो बैड न्यूज है वो पूरी अकाउंट फॉर हो चुकी है। हमारे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक से भी अभी रिसेंटली पैसा रेज किया है, अगर आप उनके
नंबर्स देखें जो उनके डॉक्यूमेंट में हैं, तो जो डॉक्यूमेंट जो कस्टमर्स जिन्होंने अपने ड्यू टाइम पे नहीं किए हैं वो कस्टमर्स काफी लार्ज हैं। तो आई थिंक सिस्टम में स्ट्रेस जरूर है। आई थिंक इन कंपैरिजन टू जब कोविड चालू हुआ था उसके कंपैरिजन में स्ट्रेस काफी कम है, बट स्ट्रेस जरूर है। आपके 9 लाख करोड़ के अकाउंट मॉरेटोरियम में थे, अब 9 लाख जीरो तो नहीं हो जाएगा, उसके दे विल बी स्ट्रेस, बट हाँ होपफुली वो स्ट्रेस मैनेज होगा। जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, हमने जो भी हमें स्लिपेजेस या स्ट्रेस दिख रहे थे हमने अपफ्रंट लिए हैं, उनके लिए अपफ्रंट प्रोविजन किए हैं, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ क्वार्टर में स्लिपेज थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में कम होगा और नेक्स्ट ईयर हमारा लुक फॉरवर्ड ईयर होगा। तो हमें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस है, और जब ये ग्रोथ वापस आएगी, और जो आएगी, मुझे जो भी नंबर्स जो भी एस्टिमेट्स दिए जा रहे हैं सब में ये है कि भाई 11 से 14% ग्रोथ आनी चाहिए। तो एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उसमें, अपने एसेट्स बढ़ाने में और अपने सही कस्टमर्स को पैसा देने में। ओके, फेयर इनफ। तो आप वेल पॉइस्ड फॉर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग अच्छी की गई है, तो स्लिपेजेस कम दिख रहे हैं आगे आते हुए, बट हाँ दिक्कत है अभी भी सिस्टम में कम्प्लीटली आप नहीं कह सकते कि चीज़ें एकदम ठीक हो गई, बट ऑन अ पाथ ऑफ रिकवरी। सर, इंश्योरेंस बिजनेस पर मैं फोकस करना चाहूँगी। क्या एग्जैक्ट प्लान्स हैं आपके, किस तरीके की सिनर्जी बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, and how much do you think you want to contribute, insurance will contribute to the overall portfolio अगले 3 से 5 साल में, क्योंकि आपके अप्रूवल आ गया है जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपका डील हुआ है। सो अगेन मैं आंसर को 2 भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। जहां तक हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल स्पेशली इंश्योरेंस का सवाल है, पिछले कुछ सालों में एक्सिस बैंक की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उस दिशा में काफी अच्छी रही है। हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, हमारी ओवरऑल सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की एक्सिस बैंक कस्टमर्स को काफी अच्छी रही है, और वो बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में। और जहां तक स्टेक का सवाल है, आपने सही कहा कि हमारे फाइनली आईडी अप्रूवल हमारे जो एक्विजिशन है मैक्स लाइफ में उसको लेकर आ चुका है। ऑब्वियसली हमारी 10 साल से ज्यादा की रिलेशनशिप है मैक्स के साथ, मैक्स ग्रुप के साथ, बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छी और म्यूचुअली बेनिफिशियल और एंड्योरिंग रिलेशनशिप रही है। और जो ये रिलेशनशिप रही है, इसी कारण जो हमें जो आगे पीछे थोड़ा करना पड़ा कि भाई किस स्ट्रक्चर के अंदर अपनी स्टेक ले सकते हैं, उसमें मैक्स ग्रुप और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमारे काफी कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा उनका एटीट्यूड और एक पार्टनरशिप में हमने लेके काम किया। हमें लगता है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन से it will only allow us to deepen our working relationship. It will lead to better integrated teams, infrastructure, superior alignment in our approach, and hopefully will bring a better value to the policyholders of Max Life. बड़ा मुश्किल है कहना कि इस समय कितना बिजनेस इंश्योरेंस पोर्टफोलियो से आएगा, बट हमारे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि इट विल ऐड वैल्यू टू shareholders of Max Life and as a result to shareholders of Axis Bank also. We are always open to inorganic growth opportunities. हमारे किसी भी कंपनी में नॉन लाइफ और हेल्थ साइड में कोई स्टेक नहीं है। अगर राइट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है हम उसको जरूर देखना चाहेंगे। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से केवल उतना ही स्टेक एक्विजिशन अलाउड है, बट एक स्टेक लेने से एक कमिटमेंट है हमारा, एक पार्टनरशिप डीपन होती है। और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम काफी लार्ज बैंक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें कुछ ना कुछ स्टेक कुछ इंश्योरेंस कंपनी में लेके रखना चाहिए। अब जो भी सामने कोई ट्रांजैक्शन आता है हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। ओके, तो ये एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, नॉन लाइफ और हेल्थ ऑफ कोर्स सर इन द रीसेंट टाइम्स बहुत उसका एक अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का। अब कुछ इंडिकेशन इस तरीके का मैं जानना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी इसमें काफी काम कर चुके हैं, कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर टर्म, या यू थिंक अभी तो कुछ भी रिपोर्ट करने लायक नहीं है। जब भी कुछ होगा तो आप लोगों को सब वैसे ही पता रहता है। आई एम श्योर आप लोग कोई ना कोई न्यूज रिपोर्ट निकालेंगे, बट अभी कोई रिपोर्ट करने लायक नहीं है। जब भी होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे। जी सर, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात की, इंश्योरेंस ऑफ कोर्स एक तरफ है, बट बैंक्स सरकार का जो एक इंटेंशन है टू प्राइवेटाइज एंड टू गो द वे जहां वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी एक्सिस बैंक की क्या एस्पिरेशंस है? क्या आप एक अपने आप को देखते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो आ सकता है आगे टू मे बी एक्वायर अ फ्यू बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स इवेंचुअली हम देख रहे हैं कंसोलिडेट होंगे, फिर उनको बेचा भी जाएगा, तो उस तरफ आपका क्या फोकस है? एनबीएफसीज में भी हम बहुत सारा ओपन अप देख रहे हैं सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल इम्प्रूव करने में एक्सिस बैंक का एक सुप्रीम गोल क्या होगा? कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बैंक के लिए? यू थिंक
it's too big to chew and you will be okay and happy with what you have? पहली बात तो जहां तक बैंक्स के एक्विजिशन का सवाल है, जो न्यूज में जो आइटम्स हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट कुछ बैंक्स बेचना चाहती है। हमारी वहां पे सोच ये है कि आज हमारी बड़ी क्लियर एक जीपीएस स्ट्रैटेजी है और हमारा फोकस उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में ही रहना चाहिए। अगर कल हमने कोई बड़ा बैंक एक्वायर कर लिया, जो हमारे में क्षमता है, बट अगर एक्वायर कर लिया तो हमारा फोकस जो हमें करना है वहां से शिफ्ट होके उस बैंक को एब्जॉर्व करने में लग जाएगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो फायदेमंद काम होगा कि अपनी स्ट्रैटेजी में फोकस करें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज की तारीख में हमें लगता है अपनी स्ट्रैटेजी में फोकस करना ही सही बात रहेगी, बट नो कभी नहीं कहना चाहिए। तो अगर देखते हैं जो भी ट्रांजैक्शन सामने आता है, क्या है, किस फॉर्म में है, क्या कंडीशंस हैं, उसको एक बार इवैल्यूएट करके तो जरूर देख लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि हम शायद किसी बैंक को एक्वायर कर पाएंगे। जहां तक दूसरी अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, हमारे सब्सिडीज में या बैंक में जहां पे कोई ऐसा एक्विजिशन हमारे सामने आए जो हमारे किसी बिजनेस को बहुत बड़ा कर सके या हमारे सब्सिडीज का स्केल बढ़ा सके, हम जरूर उन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने कार्वी के जो कस्टमर्स उनके लिए बिड किया, दे हैव एक्वायर्ड अबाउट 11 लाख कस्टमर्स। तो अगर कोई चीज हमारे सामने आती है जो सेंसिबल है, प्राइस सही है, वो हम जरूर देखना चाहेंगे। हम बहुत ही इस बारे में हम आपको बार बार रिमाइंड करते रहते हैं कि अल्टीमेटली हमें शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत सोच के यूज करना चाहिए और हम बहुत सोच के यूज करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली इवैल्यूएट करें और अगर वो उसमें सेंस बनती है तो जरूर उनके हम पीछे भागें और उनको कंज्यूमेट करने की कोशिश करें। तो एक्सिस बैंक विल बी एक्टिव, बट एक्टिव ओनली एट अ प्राइस एंड विल बी वेरी डेलिबरेट अबाउट मेकिंग एनी एक्विजिशंस। ओके, सेलेक्टिव होंगे, डेलिबरेट होंगे, एक्टिव रहेंगे, बट अगेन वैल्यू एडिशन टू शेयर होल्डर्स, ये मोटो है। बिल्कुल सर, गाइडेंस क्या देंगे आप मार्जिन, स्लिपेजेस एंड प्रॉफिट अगर हम आगे बात करें H2 FY21 या ओवरऑल FY22 की? देखिए, जब कोविड के बाद हमने साफ मार्केट को बोला था कि भाई अभी इस साल हम कोई गाइडेंस देंगे नहीं, एंड वी विल रिकंसिडर प्रोवाइडिंग गाइडेंस और रीस्टार्टिंग द गाइडेंस मे बी पोस्ट आवर एनुअल रिजल्ट्स ऑफ दिस ईयर, बट let me provide you some directional color as to how the space could evolve in the next few quarters. थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बोलता हूँ, थोड़ा सा एक्सिस बैंक के बारे में बोलता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, कोई गाइडेंस एक्सिस बैंक के बारे में दूंगा नहीं। हमने जनवरी की कॉल में ये साफ बोला था कि रिटेल की में अभी और कुछ स्लिपेजेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए इंडस्ट्री में। सो इफ यू लुक एट द डेटा जो आरबीआई से निकल के आया है, इट इज क्लोज टू 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैंक लोन्स have availed the benefit of moratorium as of August 31st, 2020, approximately 9 lakh crores. So amount of potential NPAs or slippages that could come through from this number can be high. I mean, मैंने आपको पहले भी बोला था ये. So we will हमें ये over a period of time ही पता चलेगा कि finally कितना slippage इस moratorium जो loans moratorium के दिए गए थे उसमें से निकल के आया. So largest impact Q3, Q4 में आना चाहिए, but in कुछ cases हो सकता है impact थोड़ा और देर बाद भी आए. तो उस एंगल से अभी थोड़ा सा पेन बाकी है। देयर आर कन्वर्सेशंस हैपनिंग अबाउट पॉसिबल अर्निंग अपग्रेड्स फॉर कंपनीज। थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस कंपनीज की ऑलमोस्ट हर सेक्टर में काफी अच्छी रही है, स्पेशली स्ट्रॉन्गर कंपनीज की, बट ये अर्ली साइन है। अभी तक हमें कोई भी लार्ज कैपेक्स का साइन अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर दिखा नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स में है, बट अक्रॉस द सेक्टर्स जनरली इन द इंडियन इकोनॉमी हमें भी दिखा नहीं है। नाउ गवर्नमेंट ने अपने बजट के थ्रू एक बड़ा साफ दिशा दी है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और काफी मात्रा में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, एंड दे विल पुश नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक एक वो मोमेंटम और एक स्पार्क क्रिएट कर सकता है, बट अभी प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन आया नहीं है। सो एक्सिस बैंक का जहां तक सवाल है, हमारी बैलेंस शीट और फंडिंग पोजीशन स्ट्रांग है, तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उसके और हमारे रिस्क पैरामीटर्स में फिट हो बैठती है, हम जरूर उसके पीछे भागेंगे। हमारा अंडरराइटिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे दिसंबर में हाईएस्ट रिटेल डिसबर्समेंट थे, हमारी ग्रोथ मिड कॉर्पोरेट और एमएनसी में बहुत अच्छी रही है। तो बेस ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल 21 के लिए नेगेटिव 6.6% से 11% लोग बोल रहे हैं। Q3 के रिजल्ट्स आर शोइंग अ बेटर रिजल्ट इन इंडस्ट्री। तो मैं केवल यही कहूंगा, अगर इंडस्ट्री जो भी ग्रोथ करती है उससे हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि हम उससे बेटर जरूर करेंगे। वर्किंग कैपिटल सिचुएशन कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है इस वक्त बैंक की, उस पर थोड़ा सा कलर दीजिए। एंड
जो सरकार ने अभी रिसेंटली ट्रांजैक्शन प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ओपन किया है, दैट व्हाट वुड इट मीन फॉर एक्सिस बैंक सर? No, we welcome this decision by the government. Over the years, especially during the pandemic, government ने बहुत steps ऐसे उठाए हैं to support business, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है. इससे ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक की प्रेजेंस गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं थी और कुछ प्राइवेट बैंक्स की और भी थी, बट हर डिपार्टमेंट में ये पॉसिबल नहीं था. लेकिन अब हम अपने पूरे सोल्यूशन सेट के साथ जाके हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं. इससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी फायदा होगा. दे विल गेट अ वाइडर सेट ऑफ सॉल्यूशंस. Hopefully competition will increase, they will get better prices, better returns. तो इसमें ओपनिंग अप में अल्टीमेटली फायदा गवर्नमेंट को भी होगा. जहां तक हमारा सवाल है, हमें लगता है कि हमने इसमें बहुत काम किया हुआ है. हम एक मार्केट लीडर हैं और हमारे पास बहुत से ऐसे सोल्यूशन सेट हैं जो गवर्नमेंट के ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल, स्टेट, अप टू द पंचायत लेवल एप्लीकेबल हैं. सो हमारी जो डीप रिलेशनशिप हमने क्रिएट की हुई है, उससे ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है. आपने एक दूसरा सवाल भी किया था कि हम अपनी ओवरऑल ग्रोथ कैसी देख रहे हैं और ऑल दैट. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अपने ग्रोथ के बारे में काफी पॉजिटिव हैं. काफी हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी बैंक में लॉन्च किए हैं. तो हमारे लिए नेक्स्ट 2 years एक्सिस बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम खत्म होंगे, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट शेयर में, हमारे कस्टमर कनेक्ट में, हमारी डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप में आना चाहिए और अल्टीमेटली वो हमारे रिजल्ट में और हमारे पीएनएल में फीड होना चाहिए. तो अगर हम अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे, उसका हमें फायदा मिलेगा. आखिरी क्विक 2 सवाल. एक तो मैं जानना चाहूंगी, बॉन्ड यील्ड्स जो कि स्पाइक हो गए काफी और बॉन्ड बायर्स को कंसर्न है कि आरबीआई लिक्विडिटी सिस्टम से निकालना चाहता है. इसका इम्पैक्ट यील्ड्स पर कैसे देखेंगे, जो यील्ड सर्ज हो रहे हैं, और लिक्विडिटी सिचुएशन पर किस तरह से पड़ेगा? आपका क्या कहना है? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि जो गवर्नमेंट के यील्ड्स हैं वो काफी सडनली बढ़े हैं. जैसे जो 10 year का जो बेंचमार्क यील्ड है आज की तारीख में 6.23% है. बट इसका जो कारण है बढ़ने का, इसके 2-3 चीजें इसमें फीड हो रही हैं. लास्ट जो स्पाइक है वो पार्शली यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को लेके है, जो सडनली 10 year उनका जो यील्ड है वो 1.6% 26 फरवरी तक पहुंचा और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ. दूसरा जो कारण है वो ये है कि भाई अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो काफी लार्ज है, एंड वो कैसे एब्जॉर्ब होगा और आरबीआई उसको कैसे सपोर्ट करेगा और कहां से ये सपोर्ट आएगा, ये आई थिंक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है. आप एक तरफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम लार्ज है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट ग्रोथ भी शायद वापस आनी चाहिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब फास्टर रेट पे ग्रोथ करेगी. आप यहाँ आपने आरबीआई ने बहुत ही सही कहा है कि हम लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे. तो ये जो 3-4 चीजों का जो मिश्रण है, जो कॉकटेल है, अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट रेट में कैसे ट्रांसलेट होगी, आई थिंक वो एक क्वेश्चन है. और अभी बॉन्ड मार्केट आई थिंक जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से थोड़े से बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे और तभी बॉन्ड यील्ड थोड़े से बढ़े हैं. आरबीआई ऐसा नहीं है कि आरबीआई कुछ कर नहीं रहा. आरबीआई गवर्नमेंट साथ में काम करके पोटेंशियल जीसेक बेस बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल सेटलमेंट फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स with international security depositories. They're talking about permitting foreign investors to buy G-Secs without registering as FPIs. तो वो मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सेटलमेंट के वेरियस ऑप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा, हमने आरबीआई गवर्नर जी ने भी कहा कि बॉन्ड मार्केट शुड नॉट वरी अबाउट लिक्विडिटी सपोर्ट, रीइटरेटिंग दैट द ओवरनाइट लिक्विडिटी विंडो इज देयर. सो आरबीआई के जो सिग्नल है वो ये है कि आप चिंता ना करें, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे. ये जो यील्ड्स हैं इतने ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है, बट ये थोड़ा सी जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है वो चलेगी क्योंकि टिल थिंग्स गेट क्लैरिफाइड मार्केट टेंड्स टू रिएक्ट टू व्हाट दे आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ देम. तो मार्केट रिएक्ट करता रहेगा. सर, एनी रेट कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर सीइंग द सिचुएशन? देखिए, जहां तक हमारा जो बेस एस्टिमेट है सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो एवरेज 4.5 to 5% है फाइनेंशियल 22, एंड बट देयर आर करंटली टू मेनी अपसाइड रिस्क टू दीज एस्टिमेट्स. Not just industrial metal prices, commodity में आपने देखा ही होगा कि prices are at all-time high. Agri commodities have also risen sharply, and with the synchronized recovery expected in second half, there will be some pressure on prices, which is one of the reasons for the rise in US Treasury yields also. So I think हमें ये लगता है कि जो room है rate cuts का going forward limited है, though the rate cut will be data dependent, but जो room available है वो limited है. आई थिंक आरबीआई ने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है. देयर स्टैंस हैज बीन अकोमोडेटिव.
ऑब्वियसली कोविड केसेस का क्या होता है, और अगर ये सेकेंड वेव कंट्रोल हो जाती है तो मेरे हिसाब से आरबीआई हैज डन इनफ, और रेट कट का जो बेनिफिट है कोई बहुत होने नहीं वाला. तो आई थिंक आवर फोकस शुड नॉट बी द रेट कट इन इटसेल्फ, बट ऑन हाउ गवर्नमेंट एंड आरबीआई विल सपोर्ट the growth of the Indian economy going forward, and how will they manage this large borrowing program, so that, and give the comfort to the private sector to start investing all over again. I think rate cut per se in my mind is not the most important factor to drive this. Okay, तो rate cut इस वक्त बहुत जरूरी नहीं है, growth of course गवर्नमेंट का फोकस है और हमने वो सुना है. फाइनली और आखिरी सवाल सर, बिफोर आई लेट यू गो, बैड बैंक जिसकी बात हुई है बजट में भी, किस तरीके का मॉडल आपके हिसाब से उस पे वर्कआउट होना चाहिए, और एक्सिस बैंक क्या इन्फ्यूज करेगी उसमें कुछ पैसा? देखिए, जहां तक ये बैड बैंक का सवाल है, जो भी न्यूज जो हमें मिल रही है वो मीडिया के थ्रू ही मिल रही है. आई थिंक ये जो बैड बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग टू पुट इन क्लोज टू numbers which you hear is 2 lakh crores into that bad bank at their current book value, and also infuse some capital into a company. So आप कुछ इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे, यू विल सेल सम लोन्स, एंड इन रिटर्न यू विल गेट सम कैश एंड सम सिक्योरिटी रिसीट्स. होप ये है कि बाय ब्रंचिंग एंड ब्रिंगिंग ऑल द लोन्स टुगेदर एट वन प्लेस, द एबिलिटी ऑफ दैट ARC टू मैनेज दैट एसेट विल बी दैट मच बेटर, एंड दे विल बी एबल टू नेगोशिएट बेटर प्राइसेस एंड बेटर रिकवरी फॉर द बैंक्स. जहां तक एक्सिस बैंक का, और ये भी कुछ बात आ रही है कि शायद गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे इन फॉर्म ऑफ सम गारंटीज. जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, हमने एक तरफ तो अपने जो भी हमारी जो बुक में जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको प्रोवाइड फॉर कर लिया है, तो हमें कोई डाइंग नीड नहीं है कि हम जाके अपने एसेट इस ARC को बेचें और इन रिटर्न वी गेट सम सिक्योरिटी रिसीट्स. बट हाँ, अगर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट अवेलेबल है, कोई स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज है जिसमें एक्सिस बैंक को फायदा हो सकता है, तो हम उसको जरूर देखेंगे. और हमारी जहां तक कन्वर्सेशन अभी तक यहीं तक ही लिमिटेड है. बियॉन्ड दैट हमारे कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ अभी हो नहीं रही है. आई थिंक गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक स्टिल डिसाइड कर रहे हैं कि उस ARC में क्या होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या साइज होगा, और जब वो प्रपोजल फाइनलाइज हो जाएगा, अगर वो चाहते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, आई एम श्योर उस समय हमसे बात करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी सीन एज अ स्ट्रक्चर, एंड दिस विल डिसाइड वेदर इट मेक्स सेंस फॉर अस टू इन्वेस्ट, यूज इट, नॉट यूज इट एट दैट पॉइंट इन टाइम. ओके, वो जैसे आगे बढ़ेगी बात तब देखी जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चौधरी, ऑलवेज अ प्लेजर सर आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक्स अ लॉट. समझ आया एक्सिस बैंक किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू.